न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयपुर में रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आरजेडी से नाराजगी की खबरों के बीच अटकलों का बाजार गर्म रहा। हालांकि देर शाम उनकी नाराजगी की खबरों को दोनों पार्टियों ने खारिज कर दिया। मराठा आंदोलन के लिए मुंबई की तरफ पैदल मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में घुसने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद बड़े टकराव के हालात बनने लगे। और तेलंगाना सरकार के एक अधिकारी पर एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में 7 साल के बच्चे की पानी में डुबोकर हत्या करने के आरोपों से उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। यह खौफनाक घटना एक रोज पहले हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में घर वालों ने दावा किया कि गंगा में नहलाने से पहले ही उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि आरोप है कि उस बच्चे के मां बाप ने अपनी एक रिश्तेदार के साथ मिलकर पानी में डुबोकर उसकी हत्या की। बाद में इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो को देखकर लोगों का कलेजा कांप गया, क्योंकि हरिद्वार के हर की पैड़ी से आए 75 सेकंड के इस वीडियो में लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में सोच कर भी लोग दहल जाएं। इस वीडियो में 3 लोग घुटने तक पानी में खड़े दिखाई दिए। इनमें लाल साड़ी पहनी एक महिला आगे की तरफ झुकी रही। बताया गया कि उसने पानी के अंदर एक बच्चे को डुबो रखा था। ठीक उसके बगल में उस बच्चे के माँ बाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। लाल साड़ी में ये महिला बच्चे की मौसी बताई गई और इसका नाम सुधा बताया गया। आरोप है कि सुधा ने बच्चे को काफी देर तक पानी के अंदर डुबोए रखा, जिससे उसकी मौत हो गई। उस दौरान घाट पर मौजूद कुछ लोग इस पूरी घटना को देखते रहे। उनमें एक आदमी से जब नहीं रहा गया तो वो नीचे उतर आया। वो पानी में हाथ डालकर बच्चे को निकालने लगा। उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। बाद में लोगों ने बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। इससे नाराज होकर सुधा ने एक आदमी पर थप्पड़ चला दिए। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब आरोपियों ने दावा किया कि गंगा में स्नान कराने से पहले ही उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी। लेकिन हरिद्वार के हर की पैड़ी पर हुई इस घटना का पता चलते ही वहां कोहराम मच गया। लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे कोई अपने कलेजे के टुकड़े को पानी में डुबोकर मार सकता है। घाट पर मौजूद लोगों ने बच्चे को पानी से तो निकाल लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दावा किया गया कि सुधा ने करीब 5 मिनट तक बच्चे को पानी के अंदर डुबोकर रखा था और आरोप है कि उसी वजह से बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद तो हर की पैड़ी पर जैसे हाहाकार मच गया। लेकिन वहां से आई एक दूसरे वीडियो ने लोगों में खौफ भर दिया, क्योंकि उस वीडियो में सुधा नाम की वो महिला बच्चे के शव के पास बैठी दिखी। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि वो हंस रही थी। हंसी भी ऐसी जिसे देखकर लोग सिहर जाएं। उसके हाव भाव बेहद डरावने लगे। वो बार बार अपने हाथ को किसी तांत्रिक की तरह आगे पीछे कर रही थी। यही नहीं, वो वहां खड़े लोगों के सामने ये भी दावा करने लगी कि थोड़ी देर में ही जमीन पर पड़ा वो बच्चा जिंदा हो जाए। काफी देर तक सुधा वहाँ ये हरकत करती रही। इस दौरान लोगों की भीड़ ने उसे घेरे रखा, लेकिन इसके बाद भी वो डरी नहीं, बल्कि सुधा लोगों को ये बताती रही कि वो अपने काले जादू से बच्चे को जिंदा कर देगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बाद में बच्चे को लोगों ने पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद तो घाट पर मौजूद लोगों का गुस्सा बच्चे के माँ बाप और उसकी मौसी सुधा पर फूट पड़ा और लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बच्चे की मौत होने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में तमतमाई भीड़ ने बच्चे के घर वालों पर हमला बोल दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें हर की पैड़ी पर कई लोग बच्चे के माँ बाप और उसकी मौसी से मारपीट करते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे लोगों की भीड़ उनकी जान ही ले लेगी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वाले किसी तरह उन्हें बचाकर थाने ले गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मां का नाम शांति और पिता का नाम राजकुमार सैनी है और ये लोग दिल्ली के सोनिया विहार इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में घर वालों ने दावा किया कि 7 साल के उनके बच्चे को ब्लड कैंसर था और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन उनका दावा है कि डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज से हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब बच्चे की बचने की उम्मीद बेहद कम थी और इसी वजह से वो अपने बच्चे को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। पुलिस के मुताबिक बच्चे का परिवार चमत्कार की आस में हरिद्वार पहुंचा था। पूछताछ में बच्चे के घर वालों ने दावा किया कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि गंगा में नहाने से उनका बच्चा ठीक हो जाएगा और इसीलिए बच्चे के पिता राजकुमार सैनी, मां शांति और मौसी सुधा
टैक्सी से सुबह करीब 9 बजे दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि जब सभी लोग बच्चे को लेकर उसकी गाड़ी में बैठे तभी से वो बच्चा बीमार लग रहा था। उसे कंबल में लपेटा गया था। हरिद्वार आते आते उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि डॉक्टरों के जवाब देने के बाद घर वालों को केवल चमत्कार की उम्मीद थी, इसीलिए वो लोग बच्चे को लेकर हरिद्वार आए। बच्चे के घर वालों का यह भी दावा है कि हरिद्वार पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद थी कि गंगा में स्नान कराने से उनका बेटा जिंदा हो जाएगा। चमत्कार की आस में सुधा ने बच्चे को पानी में डुबो कर रखा। हालांकि पुलिस को उनकी इन बातों पर यकीन नहीं है, इसीलिए पुलिस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट खंगालने में जुटी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चे को क्या बीमारी थी। क्योंकि पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चे को जानबूझकर डुबोकर मार दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल के उस बच्चे की मौत बीमारी की वजह से ही हुई थी। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई कि बच्चे की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि बच्चे की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। हत्या का आरोप बच्चे के मां बाप के साथ उसकी मौसी पर लगा, लेकिन इस घटना के एक दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि बच्चे की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि बीमारी से हुई। घर वालों का दावा है कि बच्चे को ब्लड कैंसर की बीमारी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्चे की मौत की वजह खून की कमी बताई गई। बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि बच्चे की मौत खून की कमी की वजह से हुआ था, न कि डूबने की वजह से। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ ही पुलिस इस मामले में तंत्र मंत्र का एंगल भी खंगाल रही, क्योंकि हर की पैड़ी पर बच्चे की मौत के बाद सुधा उसे जिंदा करने का दावा कर रही थी। इसीलिए ये शक जताया जा रहा है कि सुधा बच्चे के शव पर काला जादू करने में जुटी थी। उधर हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान एक लड़की के साथ पुलिस की दरिंदगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि यह घटना बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के एक प्रदर्शन के दौरान हुई। प्रदर्शन कर रहे लोग वहां हाई कोर्ट भवन बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की जमीन देने के फैसले का विरोध कर रहे थे। और आरोप है कि इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एक लड़की के साथ बेरहमी की। इस घटना के वायरल हुए वीडियो में पहले वो लड़की पुलिस वालों के सामने खड़ी दिखाई दी, लेकिन तभी वहां स्कूटर पर सवार 2 महिला पुलिस कर्मियों ने उसे दौड़ा दिया। इस दौरान उस लड़की ने जब भागने की कोशिश की तो स्कूटर पर बैठी पुलिसकर्मी ने उसके बाल पकड़ लिए और स्कूटर चला रही दूसरी पुलिसकर्मी ने उस स्कूटर को रोका तक नहीं। ऐसा होते ही वो लड़की मुंह के बल सीधे उसी स्कूटर के पहिए के पास जा गिरी, क्योंकि स्कूटर पर पीछे बैठी पुलिसकर्मी ने उसके बालों को ताकत से पकड़ा था और जब वो आगे बढ़ी तो लड़की उसके साथ खिंचती चली गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और इस पर तेलंगाना सरकार के खिलाफ वहां की विपक्षी पार्टी बीआरएस हमलावर हो गई। इसके अलावा वहां की सरकार और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया। और इस बीच तेलंगाना सरकार के एक अधिकारी के ठिकानों पर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा तो वहां से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। एसीबी ने शिवा बालकृष्ण नाम के जिस अधिकारी के ठिकाने पर रेड की वो तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं। जानकारी के मुताबिक वो लंबे वक्त से एसीबी के निशाने पर थे और जब वो एसीबी के हत्थे चढ़े तो पूरे देश में सनसनी मच गई, क्योंकि उनके ठिकानों से कोई 10-20 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई। इसमें कैश, महंगे मोबाइल, बेशकीमती घड़ियां और सोने का सामान भी शामिल था। इस कार्रवाई के दौरान का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस वीडियो में एक साथ 9 लैपटॉप रखे दिखे और उनके सामने करीब 15 मोबाइल फोन भी नजर आए। हैरत की बात यह रही कि इन लैपटॉप और मोबाइल फोनों में ज्यादातर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के थे। मतलब ये कोई सस्ते फोन या लैपटॉप नहीं थे, बल्कि इनकी कीमत लाखों में थी। और इन्हीं के पास शिवा बालकृष्ण नाम के उस अधिकारी की घड़ियां भी रखी दिखी। इनमें कुछ घड़ियों पर सोने की परत चढ़ी थी और कुछ तो विंटेज वॉचेस थी, मतलब सालों पुरानी घड़ियां। इन घड़ियों की कीमत का तो अंदाजा लगाना तक मुश्किल है, क्योंकि माना जा रहा है कि इनमें एक एक घड़ी लाखों की हो सकती है। और इसी वजह से एसीबी की इस रेड और शिवा बालकृष्ण नाम के उस अधिकारी की चर्चा तेज हो गई। आरोप है कि उन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल कर करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करवाई और इसके अलावा उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कई बड़े बिल्डरों को जमीनें मुहैया कराई और उसी के बदले में उन्हें करोड़ों के गिफ्ट मिले। एसीबी की टीम ने जब उनके घर में मौजूद कैश को गिनना शुरू किया तो अधिकारियों की सांसें फूल गई। जमीन पर बैठे अधिकारियों के चारों तरफ नोट ही नोट नजर आए और उन्हें गिनते गिनते जब वो थक गए तो नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई और फिर एसीबी की टीम ने नोटों के बंडल बनाकर उन्हें एक बैग में रखा।
एसीबी के मुताबिक तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी शिवा बालकृष्ण के घर से 40 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना, 60 महंगी घड़ियां, 14 स्मार्टफोन और 10 लैपटॉप बरामद किए गए। इसके अलावा कई प्रॉपर्टियों के दस्तावेज भी एसीबी के हाथ लगे। इन कागजों में कई बेनामी संपत्तियों का जिक्र है। मतलब वो प्रॉपर्टी न तो शिवा बालकृष्ण के नाम पर है, न ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर। जानकारी के मुताबिक एसीबी उनके 4 बैंक लॉकर भी खुलवाने की तैयारी में है, क्योंकि एसीबी को शक है कि उनके बैंक के लॉकरों में भी करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। उधर तमिलनाडु के धर्मपुरी में एक फ्लाईओवर पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्रक उस फ्लाईओवर के नीचे गिर गया, जबकि फ्लाईओवर के ऊपर एक दूसरे ट्रक में भयानक आग लग गई। इस भीषण हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। 16 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में उस फ्लाईओवर पर सामान्य तरीके से ट्रैफिक चलता दिखाई दिया, लेकिन वीडियो के 5वें सेकंड में सब कुछ अचानक बदल गया, क्योंकि उस फ्लाईओवर पर तेजी से आ रहे एक ट्रक ने अपने सामने चल रहे एक दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उस ट्रक ने अपने सामने चल रहे तीसरे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से उस तीसरे ट्रक का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि वो फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ता हुआ सीधे खाई में जा गिरा। हादसे की वजह से वहां धूल और धुएं का गुबार उठता नजर आया। टक्कर की वजह से तीसरा ट्रक फ्लाईओवर के नीचे गिर गया और जिस ट्रक ने सबसे पहले टक्कर मारी थी वो तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया, जबकि बीच में चल रहे ट्रक के केबिन से आग की लपटें उठती दिखी, क्योंकि टक्कर के बाद उस ट्रक के ड्राइवर के केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उस आग ने देखते ही देखते उस भारी भरकम ट्रक को जलाकर राख कर दी। इस भयानक हादसे में उन तीनों ट्रकों के बीच में चल रही एक कार भी दब गई, क्योंकि टक्कर के बाद नीचे गिरने से पहले तीसरे ट्रक ने बगल में चल रही उस कार को कुचल दिया। जिस ट्रक के केबिन में टक्कर के बाद आग लगी थी वो फ्लाईओवर पर धू-धू कर जलता दिखाई दिया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में ही वो ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। उसी वीडियो में फ्लाईओवर के नीचे गिरा हुआ ट्रक भी दिखाई दिया, उसके परखचे उड़े हुए थे। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। फ्लाईओवर पर वो कार भी खड़ी दिखाई दी जिसे ट्रक ने कुचल दिया था। उस फ्लाईओवर पर ट्रक में लदी अनाज की बोरियां भी बिखरी दिखाई दी। राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख और घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीड़ ने सरदार पटेल की मूर्ति पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे उखाड़ दिया। सरदार पटेल की प्रतिमा को तोड़ने का आरोप भीम आर्मी के समर्थकों पर लगा। ये पूरा बवाल तब हुआ जब देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने बस स्टैंड के पास सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी। इसका पता चलते ही भीम आर्मी के समर्थक आग बबूला हो गए, क्योंकि वो लोग वहां अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे। और आरोप है कि इसी वजह से भीम आर्मी के नाराज समर्थकों ने सरदार पटेल की मूर्ति पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उन्होंने न सिर्फ ट्रैक्टर चढ़ाया बल्कि उस मूर्ति को ही उखाड़ दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक चौराहे पर लगी सरदार पटेल की मूर्ति को एक आदमी ट्रैक्टर से टक्कर मारता दिखा। वहां पास में ही कई लोग डंडे लेकर खड़े दिखाई दिए, जो बार बार ट्रैक्टर के ड्राइवर को उकसाते रहे। उन लोगों के उकसाने पर वो आदमी ट्रैक्टर से पटेल की प्रतिमा पर जोरदार प्रहार करता रहा। एक बार ट्रैक्टर से टक्कर मारने के बाद वो उसे पीछे करता और फिर पूरी रफ्तार से उस पर ट्रैक्टर चढ़ा देता। देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग सरदार पटेल की मूर्ति पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर की लगातार टक्कर की वजह से वो मूर्ति कुछ ही मिनटों के अंदर उखड़ गई, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी बल्कि जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर अटकी रही। उस मूर्ति के पास ही श्री राम का एक बड़ा कटआउट भी लगा दिखा, लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति तोड़ रहे लोगों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये पूरा बवाल सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका, क्योंकि ट्रैक्टर चढ़ाने के बाद वहां खड़ी भीड़ ने सरदार पटेल की उस मूर्ति पर हमला बोल दिया। हालात बिगड़ते देख कुछ पुलिस वालों ने बवाल कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके लाख समझाने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की भीड़ उस मूर्ति को वहां से किसी भी सूरत में उखाड़ फेंकना चाहती थी। ट्रैक्टर से टक्कर मारकर मूर्ति को गिराने के बाद लोगों ने मूर्ति पर धावा बोल दिया। गुस्से से तमतमाई कुछ महिलाएं मूर्ति पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगी। उन्हें देखकर वहां खड़े लोगों ने उस मूर्ति पर ईंट और पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। इसी बीच एक लड़की लोहे की रॉड से मूर्ति पर ताबड़तोड़ वार करने लगी, और जब एक पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो वहां मौजूद कई लोग उससे उलझ गए। तभी दूसरी तरफ से पहुंचे एक आदमी ने भी मूर्ति तोड़ने का विरोध किया। इसके बाद लोगों की भीड़ उस पर टूट पड़ी। कई लोगों ने उसे मारने के लिए घेर लिया।
भीड़ में शामिल कुछ लोग तो उस पर लाठी तानकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ कई लोग मूर्ति को तोड़ने में जुट गए। कोई लोहे के पाइप से हमला करता दिखा तो कोई उस पर पत्थर फेंकने लगा। एक आदमी तो मूर्ति को तोड़ने के लिए उस पर रॉड लेकर चढ़ गया। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने लोगों को शांत कराया, लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति लगाने से नाराज लोग वहीं जमे रहे। वहां के हालात तब और खराब हो गए जब सरदार पटेल की मूर्ति तोड़ने से नाराज पाटीदार समुदाय के लोग भड़क गए और उनके बीच पथराव शुरू हो गया। उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर तराना तहसील के माखोन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। लोगों की भीड़ पत्थर फेंकते हुए आगे बढ़ती और जब दूसरी तरफ से पत्थर आते तो वो भाग खड़े होते। बताया गया कि उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कुछ गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दी। कई दुकानों पर भी पथराव किया गया। ये पूरा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि भीम आर्मी के समर्थक वहां अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे, जबकि पाटीदार समुदाय के लोग उस जगह पर सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे। लेकिन एक रोज पहले देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने वहां चोरी छिपे सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी और जैसे ही ये खबर भीम आर्मी के समर्थकों को मिली, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाराज लोगों ने मूर्ति को पहले ट्रैक्टर से तोड़ा और फिर भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। इसी बात पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कुछ लोगों ने एक राम मंदिर पर पथराव किया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए यह आरोप लगाया कि इस दौरान वहां मौजूद राम भक्तों को निशाना बनाया गया था और उन पर बेहिसाब पत्थर बरसाए गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जश्न के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें फूलों से सजा एक मंदिर नजर आया और सैकड़ों लोग उसके दूसरी तरफ खड़े लोगों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकते नजर आए। पत्थरबाजी की वजह से जब दूसरी तरफ के लोग थोड़ा पीछे हटे तो उपद्रव करने वालों ने दुगनी ताकत से चढ़ाई कर दी। वीडियो में नजर आया कि जब पत्थरबाजी कर रहे आगे के कुछ लड़के दूसरी तरफ के लोगों की तरफ बढ़े तो बाकियों की भी हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद सैकड़ों लोग एक साथ पत्थर चलाते हुए दूसरी तरफ के लोगों की तरफ दौड़ पड़े और उन्हें पीछे धकेलने के लिए उन उपद्रवियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी का आरोप है कि राम भक्तों पर पथराव एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था और तब तक किया गया जब तक वो मंदिर से पीछे हटने को राजी नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में वो पूरी सड़क किसी अखाड़े में तब्दील नजर आई, क्योंकि वहां दोनों तरफ से पत्थर गोलियों की तरह चले। इसके अलावा कांच की बोतलों से भी हमले हुए। यह हंगामा देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि कुछ लोग तो अपने हाथों में बड़े बड़े डंडे लेकर भी पहुंच गए। बीजेपी के मुताबिक वो लोग उस मंदिर में हो रहे कार्यक्रम को रोकना चाहते थे, लेकिन जब वहां मौजूद राम भक्तों ने इसका विरोध किया तो वो भड़क गए और आरोप है कि इसी के बाद उन लोगों ने मंदिर और उसमें मौजूद राम भक्तों पर पथराव कर दिया। अमित मालवीय ने दावा किया कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक स्कूल में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगा कि उस स्कूल में जय श्री राम बोलने और तिलक लगाने पर बच्चों की पिटाई की जाती थी और इसी बात से नाराज बजरंग दल समेत कई हिंदूवादी संगठनों के लोग स्कूल पहुंच गए और हंगामा कर दिया। उज्जैन के ज्ञानोदय स्कूल में 15 से 20 की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर घुसे। इस दौरान वो लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही उन लोगों और स्कूल के कर्मचारियों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद उन लोगों ने स्कूल के मैदान में बच्चों को इकट्ठा किया और जय श्री राम के नारे लगवाए। बच्चों ने आरोप लगाया था कि उन्हें जय श्री राम बोलने और तिलक लगाने पर स्कूल में सजा दी जाती है। स्कूल में हंगामे की खबर मिलते ही एसडीएम समेत कई दूसरे अफसर ज्ञानोदय स्कूल पहुंच गए और लोगों को शांत कराया। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। रामचरितमानस पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को फौरी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ यूपी के प्रतापगढ़ में चल रही कानूनी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतापगढ़ में दर्ज केस को रद्द करने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की यात्रा को पुलिस से मंजूरी नहीं मिल पाई। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत रविवार को सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं।
वहां पुलिस ने महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का हवाला देकर उन्हें यात्रा की मंजूरी नहीं दी। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा के एक कार्यक्रम से पहले पुलिस ने वहां लगे मंच को हटा दिया। पुलिस ने दावा किया कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम के लिए पहले से मंजूरी नहीं ली थी। उधर बड़ी खबर आई महाराष्ट्र से। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर यात्रा कर रहे मनोज जरांगे पाटिल मुंबई में एंट्री पर अड़ गए। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उनसे बात हुई। एकनाथ शिंदे ने उन्हें आश्वासन दिया और उनकी मांगे मानने का भरोसा भी दिया, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल मुंबई में एंट्री पर अड़े रहे और इसी वजह से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में घमासान बढ़ गया। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की यात्रा को 26 जनवरी के दिन मुंबई में एंट्री की इजाजत नहीं मिली। मुंबई पुलिस की तरफ से यात्रा निकालने वालों को नोटिस भेज दिया गया और दो टूक बोल दिया गया कि कानून का पालन नहीं होने पर कार्रवाई होगी। क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की यात्रा पुणे पहुंच गई और अब इस यात्रा का अगला पड़ाव मुंबई है। इस यात्रा ने बैंड बाजे के साथ पुणे में एंट्री की। यात्रा मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में निकली। रात भर यात्रा करके ये काफिला लोनावाला पहुंच गया। लाखों लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। इस काफिले में ट्रक और गाड़ियां भी थी। यात्रा जहां से गुजरी वहां लोग सड़कों से हट गए और इन गाड़ियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। लेकिन इस यात्रा के मुंबई पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो गया क्योंकि पुलिस ने यात्रा को मुंबई में घुसने की इजाजत ही नहीं दी। तय कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा गणतंत्र दिवस के दिन मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने वाली थी। लेकिन इस यात्रा की मुंबई में एंट्री रोकने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां रास्ते को बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया गया और रैपिड एक्शन फोर्स एक्सप्रेसवे पर तैनात हो गई, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल की यात्रा इसी रास्ते से होकर मुंबई पहुंचने वाली है। मुंबई के नजदीक पुणे के लोनावाला तक तो वो पहुंच भी गए और मनोज जरांगे पाटिल की यात्रा का अगला टारगेट मुंबई का आजाद मैदान है, जहां वो मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना। मुंबई पुलिस ने यही दलील देकर मनोज जरांगे पाटिल की यात्रा को मुंबई में घुसने से रोक दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने दावा किया था कि उनके आंदोलन के दौरान लोगों का भारी हुजूम मुंबई पहुंचेगा और इसके लिए उन्होंने 20 जनवरी को जालना से मुंबई की यात्रा शुरू की थी। इसमें लाखों लोग उनके साथ जुड़े और जालना से मुंबई तक की 407 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी। मनोज जरांगे पाटिल के साथ यात्रा करने वाले इन लाखों लोगों की मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। इसके लिए मनोज जरांगे पाटिल 25 अक्टूबर 2023 को जालना में भूख हड़ताल कर चुके हैं और इस बार उनका प्लान मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने का है। लेकिन मुंबई पुलिस के नोटिस की वजह से उनकी यात्रा में बाधा आ गई। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 39 लोगों की जान चली गई। उस 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में अचानक आग भड़क गई और इसके बाद उस कॉम्प्लेक्स की खिड़की से लोगों के कूदने की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में उस कॉम्प्लेक्स के सामने वाली सड़क पर एक गद्दा बिछा दिखाई दिया, जबकि उसके आसपास कुछ दमकल कर्मी खड़े नजर आए और फिर उनकी निगरानी में उस कॉम्प्लेक्स में फंसे लोग एक एक कर उस गद्दे पर कूदने लगे। इस दौरान वहां काले धुएं का गुबार छा गया, क्योंकि वहां की एक दुकान में लगी आग देखते ही देखते पूरे कॉम्प्लेक्स में फैल गई और 39 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि जिस दुकान में आग लगी थी वो उस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में थी। ऐसे में आग लगते ही वहां मौजूद लोग पहली मंजिल पर चढ़ गए और फिर जान बचाने के लिए वहां से बाहर की तरफ कूद गए। मामले की जांच में सामने आया कि उस बेसमेंट में कोल्ड स्टोरेज बना हुआ था, जिसमें कुछ लोग काम कर रहे थे और उन्होंने उसमें गलत तरीके से आग लगाई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। उधर पंजाब में पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम हो गई। पंजाब के तरन तारण में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक चीन में बना एक ड्रोन बरामद किया गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान इस ड्रोन को जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना और गंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट समेत कुल 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का भी शंखनाद किया। प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए नमो ऐप पर लोगों से सुझाव मांगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो,
इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक ग्राहक और एक बैंक मैनेजर के बीच मारपीट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में बैंक मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज हो गया। आरोप है कि कुछ जानकारी मांगने पर बैंक मैनेजर ने उस ग्राहक से मारपीट की, क्योंकि बैंक मैनेजर ने गुस्से में आकर ग्राहक को थप्पड़ मार दी। बैंक के दूसरे कर्मचारियों के समझाने के बावजूद बैंक मैनेजर ने ग्राहक को गालियां दी और केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे थप्पड़ मारे। अपने बचाव में ग्राहक ने भी जवाब दिया और दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। झगड़े के बीच बैंक में मौजूद दूसरे लोग बात संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बैंक मैनेजर रुका ही नहीं, उल्टा उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इस मामले में ग्राहक की शिकायत पर बैंक मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कारोबारी की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उससे 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया। उस कारोबारी के मुताबिक बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। और तस्वीरों में एक बदमाश उस कपड़ा कारोबारी की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उसे धमकाता दिखा, जबकि इस दौरान कई और बदमाश उसे घेरे नजर आए। लाल जैकेट वाले बदमाश ने उस कारोबारी को काफी देर तक दबोचे रखा। इस दौरान वो पिस्तौल कभी उसके मुंह के सामने ले जाता तो कभी उसके सिर की तरफ। बदमाशों से घिरा वो कारोबारी डर और दहशत से सहमा नजर आया। उसे धमकाने के बाद वो बदमाश वहां से चले गए। बाद में उस कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की और पैसे नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। उधर फ्रांस में लागत बढ़ने और कमाई घटने से नाराज किसानों ने देश भर में प्रदर्शन तेज कर दिए। गुस्साए किसानों ने वहां सड़कें जाम कर दी। सरकार की नीतियों से भड़के किसानों ने फ्रांस में कई जगहों पर आगजनी की और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। फ्रांस के एजन प्रांत में किसानों ने बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एजन में एक सरकारी इमारत के बाहर इकट्ठा किसानों ने पुराने टायरों पर टैंकर के जरिए तेल छिड़ककर आग लगा दी। इससे वहां चारों तरफ आग की लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी किसान अपने साथ सूखी घास के गट्ठर भी ले आए थे। गुस्साए किसानों ने उन गट्ठरों को भी उस सरकारी इमारत के सामने रखकर जला दिया। सरकार की नीतियों से भड़के किसान उस सरकारी इमारत के बाहर से ही पंप के जरिए खाद का घोल और केमिकल छिड़कते दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान नाराज किसान कई जगहों पर अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। एजन में हाईवे पर कारों के बीच किसानों के ट्रैक्टर भी दौड़ते नजर आए। और फ्रांस में किसानों के ऐसे भीषण प्रदर्शन बीते 2 हफ्तों से जारी है। फ्रांस के मीडिया के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। नाराज किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों के लिए बनाई गई सरकारी नीतियां बेतुकी हैं और उनकी वजह से उन्हें खेती में भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का आरोप है कि वो सरकार के सख्त नियमों के तले दब गए। प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि खेती में लागत बढ़ गई है, जबकि उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिल रही। ऊपर से सरकार ने वहां डीजल की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी कम कर दी और कृषि वाहनों पर टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म करने का फैसला ले लिया, जिसने किसानों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। जिसका नतीजा ये रहा कि पूरे देश में सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया और सड़क पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। किसानों ने फ्रांस के अलग अलग राज्यों में सरकारी इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि लागत के मुताबिक उन्हें उपज की कीमत मिले और सरकार उन्हें मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाए। उधर संजय राउत के भाई संदीप राउत को ईडी ने समन्स भेजे। मुंबई में ईडी ने उद्धव गुट के नेता संजय राउत के भाई संदीप राउत को पूछताछ के लिए तलब किया। उन्हें अगले हफ्ते ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया। ये मामला कोरोना काल के दौरान खिचड़ी घोटाला मामले से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने उन्हें इसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर समन्स भेजे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पहली बार मतदाता बने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वोट की ताकत समझाते हुए लोगों से मतदान करने की अपील की। आपके लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का कैंपेन थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। उधर बड़ी खबर आ रही है, हिंदू पक्ष के वकील को मिली सर्वे रिपोर्ट की कॉपी। ज्ञानवापी केस में सर्वे रिपोर्ट के बाद वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि हिंदू मंदिर होने का प्रमाण है। हिंदू मंदिर होने का प्रमाण है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मस्जिद से पहले मंदिर था। विष्णु शंकर जैन का ऐसा दावा है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं।
ऐसा एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है। ये हिंदू पक्ष बता रहा है कि उनके वकील बता रहे हैं कि जो एएसआई सर्वे की कॉपी मिली है उसमें ये बात है कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। हिंदू inscriptions in the structure suggest that the earlier structure were destroyed and their parts were reused in the construction repair of the existing structure। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 names of deities, देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of ग्रंथा, 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions। ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। ये पिलर्स पे मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस पे। पिलर्स की फाइंडिंग खत्म हो चुकी है। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance। सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। टर्म्स सच एज महामुक्ति मंडप is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance। जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात। किस भाषा में लिखा हुआ है? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है तथाकथित मस्जिद में उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप। तो एएसआई कह रहा है बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं जो ऐसे लूज पत्थर हैं उस पर जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई अपनी फाइंडिंग दे रहा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड of an inscription engraved on a loose stone which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE। This inscription also recorded that in the year 1792-93 the mosque was repaired with sahan। The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1956, 1965-1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता। ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम इन द मॉस्क। सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out। जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis-e Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels। और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगीरी। बताया 2 सितंबर 1669। इसके बाद जी इसके बाद स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स। अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीज़ें मिली उसके बारे में एएसआई फाइंडिंग दे रहा है। अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टू द ईस्ट टू क्रिएट एडिशनल स्पेस एंड अ लार्ज प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क फॉर accommodating large number of people for prayers। Pillars from the earlier temples were reused while making cellars in eastern part of the platform। A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all 4 sides
and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज़ किया गया सेलॉन में तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। नेचर एंड एज, अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल रिमेन्स, डेकोरेटेड मोल्डिंग्स ऑन दी वॉल्स, करना रथा एंड प्रति रथा ऑफ सेंट्रल चेम्बर, अ लार्ज डेकोरेटेड एंट्रेंस गेट विथ कोरोना ऑन द ईस्टर्न वॉल ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर, अ स्मॉल एंट्रेंस विथ म्यूटिलेटेड इमेज ऑफ लालट बिम्बा, बर्ड्स, एनिमल्स carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple। ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। बेस्ड ऑन द आर्क एंड आर्किटेक्चर दिस प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ हिंदू टेम्पल। जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील, ये दोनों पक्षों के वकीलों को ये रिपोर्ट्स मिलनी थी आज, दोनों पक्षों के वकीलों को ये रिपोर्ट मिली है। हिंदू पक्ष के वकील ने ये रिपोर्ट पढ़ते हुए दावा किया कि रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि दीवार जो थी वो मंदिर की थी और तहखानों के नीचे जो मिला है उसमें पता चला है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी और तमाम साक्ष्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ इससे पहले हिंदू मंदिर था। ये ज्ञानवापी मस्जिद की जो ASI सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट है जो पढ़कर सुना रहे थे विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। वकीलों को, दोनों पक्षों को ये रिपोर्ट सौंपी गई अदालत के आदेश के बाद। अदालत ने आदेश दिया था कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, दोनों पक्षों को सौंपी गई। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की बातें सामने रखी हैं, रख रहा है हिंदू पक्ष कि देखिए ASI की सर्वे रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ये तमाम साक्ष्य मिले हैं, तमाम सबूत मिले हैं, तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ इससे पहले मंदिर था। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस सब के बाद अब ये एक बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है कि इसमें अब अगला चरण क्या होगा, इसमें अगला कदम क्या होगा? देखिए, कुल 840 पन्नों का ये सर्वे रिपोर्ट है जो कि अब निकलकर सामने आ चुका है। हिंदू पक्षकार तमाम दावे कर रहा है और बाकायदे रिपोर्ट को पढ़ के बता रहा है कि स्वास्तिक और नाग देवता के निशान मिलने की बात सामने आई है। पहले जो पिलर्स हैं वो पिलर्स के बारे में बता रहा है। अब जो दूसरी प्रक्रिया होगी इसके बाद वो ऑब्जेक्शन फाइल करने की होगी। अगर हिंदू पक्षकार को लगता है कि ये सभी जो फाइंडिंग्स है ASI का वो सब सही है और मुस्लिम पक्षकार को लगता है कि ये फाइंडिंग सही नहीं है, तो जाहिर तौर पर उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करेगा और फिर उस ऑब्जेक्शन पर हियरिंग होगी और उसमें देखना होगा कि फिर अगर मुस्लिम पक्षकार ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो उस पर हिंदू पक्षकार क्या रिजॉइंटरी फाइल करता है, क्या उसकी दलीलें देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद जो रूटीन का बहस होता है, बहस होगी, गवाही होगी। लेकिन जिस तरीके से ASI का सर्वे की बातें निकलकर सामने आई और जिस तरीके से हिंदू पक्षकार लगातार दावा कर रहा है, हालांकि मुस्लिम पक्षकार को भी ये जो रिपोर्ट है वो मिल चुकी है। अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्षकार जो हिंदू पक्षकार के दावे हैं और उसको क्या मुस्लिम पक्षकार के द्वारा तो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है या नहीं। जी, अभी उधर मुस्लिम पक्ष ने कुछ बात रखी है अपने सामने, वो रिपोर्ट में क्या देख रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया है? देखिए, मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं इखलाक अहमद, उन्होंने ये रिपोर्ट ले ली है। इखलाक अहमद से जो बातचीत हुई है और उनका कहना है कि अभी उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद बोलेंगे कि उनको क्या कुछ कहना है, पहले रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शनल बात इसमें लगेगी तो जाहिर तौर पर वो कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। तो मुस्लिम पक्षकार फिलहाल इस वक्त कुछ समय पहले ही उनको हैंड ओवर किया गया है कोर्ट की तरफ से ये ASI सर्वे रिपोर्ट, अब वो लेके निकले हैं कोर्ट से। जी,
चूंकि अमिताभ का तो ये बहुत बड़ी खबर। हिंदू पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में साफ है कि ज्ञान वापी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। एक दीवार, पश्चिमी दीवार जो है वो मंदिर की ही है, ये एएसआई का सर्वे कहता है। तमाम बातें जो एएसआई के सर्वे में मंदिर के निशान होने की हैं, वो सब अब हिंदू पक्ष सामने रख रहा है। अदालत ने आदेश दिया था कि इस एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अब अगला कदम क्या होता है, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है, इसमें अदालत में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर एएसआई रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष के वकील ने दी। इधर बिहार में सरकार गिरने की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। ऐसा तब हुआ जब अचानक नीतीश कुमार और लालू यादव के घर बैठकों का दौर शुरू हो गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं और आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं। इसीलिए राबड़ी देवी के घर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया। ऐसा तब हुआ जब राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी के सीनियर नेताओं की बैठक चल रही थी। हालांकि सियासी उठापटक से जुड़ी अटकलों की वजह आरजेडी नेताओं की बैठक नहीं थी, बल्कि उसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई जेडीयू नेताओं की बैठक थी। नीतीश कुमार के घर पर हुई बैठक में उनके करीबी और जेडीयू के सीनियर नेता मौजूद रहे। अंदर बैठक चलती रही और बाहर अटकलों का बाजार गर्म होता रहा। आशंका जताई जाने लगी कि आरजेडी और कांग्रेस से नाराज चल रहे नीतीश बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं की बैठक खत्म होने तक अटकलों पर विराम लग गया। दावा किया गया कि बैठक तो सिर्फ 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बुलाई गई थी। कल 26 जनवरी है, उसी के सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हम लोग आए थे कहने। महागठबंधन से नीतीश की नाराजगी की चर्चा पिछले कई दिन से जोरों पर है। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट कर दी और इस पोस्ट ने बिहार की सियासत में उथल पुथल मचा दी। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने ऐसे समय में पोस्ट की जब बिहार में विपक्षी गठबंधन के टूटने की खबर उड़ी। एक दिन पहले नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर निशाना भी साधा था। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में एक अधिकारी और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस भी हो गई। और इसके बाद नीतीश कुमार गुस्से में बैठक से चले गए। कैबिनेट बैठक खत्म होते ही पत्रकारों ने मंत्रियों की गाड़ी को रोककर सवाल पूछे, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि नीतीश ने बैठक बिना किसी एजेंडे के बुलाई। बिहार के मंत्री इन सवालों को मुस्कुराकर टाल गए। आज एक भी प्रस्ताव नहीं था। क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सरकार है अपनी जगह पर। ऑल इज वेल। इस बैठक से नीतीश पत्रकारों से बिना बात किए चले गए। लेकिन सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नीतीश के एक अधिकारी और तेजस्वी के बीच तीखी बहस हुई, क्योंकि तेजस्वी के विभाग के एक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और इसीलिए नीतीश बिना कोई बयान दिए सीधा निकल गए। इससे पहले खबर आई कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की पोस्ट से जेडीयू नाराज हो गई। रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट की। अपनी पोस्ट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट में जैसी भाषा इस्तेमाल की उसके सियासी मायने निकाले गए। क्योंकि इन तीनों पोस्ट में एक में रोहिणी आचार्य ने लिखा कि विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। अपनी एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। रोहिणी आचार्य की ये पोस्ट आते ही खबर आई कि जेडीयू नाराज है, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन रोहिणी आचार्य की पोस्ट को आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते से जोड़कर देखा जाने लगा। और थोड़ी देर बाद रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन इससे संकेत मिले कि बिहार में विपक्षी गठबंधन खींचतान बढ़ गई है। सूत्रों ने बताया ये सब सीट शेयरिंग की वजह से हुआ, क्योंकि खुद जेडीयू ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी का नाम लेकर अपनी चिंता जताई। ये हमारी चिंताएं हैं, सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। लेकिन आरजेडी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करती दिखी। इंडिया गठबंधन का सब जो भी एकजुटता है वो सब ठीक ठाक है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है। क्योंकि खबर आई कि नीतीश कुमार बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। राहुल गांधी बिहार में 29 और 30 जनवरी को यात्रा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इसका न्योता लेकर कांग्रेस विधायक शकील खान मुख्यमंत्री आवास गए थे, लेकिन नीतीश ने किसी और कार्यक्रम में व्यस्त होने का हवाला दिया। और बिहार के सीमांचल इलाके में होने वाली राहुल की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। बिहार के सीमांचल इलाके में अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिले हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कटिहार और पूर्णिया में जीत हासिल की थी। अररिया बीजेपी और किशनगंज की सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी और माना जा रहा है कि इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा बंगाल से होकर बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचेगी। बिहार में एंट्री से पहले राहुल ने विपक्षी गठबंधन के एकजुट होने का दावा भी कर डाला। इंडिया फॉर्मेशन, एक साथ
अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। बिहार में 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़े थे और बिहार की 40 में 17 सीटें बीजेपी और 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी और कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई थी। उधर गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकी पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद बारामूला के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके साथ ही कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 30 सीटों पर कांग्रेस, उद्धव गुट और एनसीपी के बीच बात बन गई है, जबकि 18 सीटों पर कोई फैसला नहीं हो सका। खबर है कि कांग्रेस अपने कोटे से एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। असम में जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी गुजरे, सब में बीजेपी जीतेगी। उधर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मथुरा पहुंची साध्वी ऋतंभरा जमकर नाची। उन्होंने मथुरा के वृंदावन में उल्लास पर्व मनाया। साध्वी ऋतंभरा उन लोगों में हैं जो राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे और इसीलिए वो मंदिर बनने की खुशी में नाच उठी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद साध्वी ऋतंभरा मथुरा के वृंदावन पहुंची। वहां मंदिर बनने की खुशी में उल्लास पर्व मनाया गया। खुशी में साध्वी ऋतंभरा के पैर भी थिरकने लगे। साध्वी ऋतंभरा के वृंदावन पहुंचने पर लोगों ने उनका आतिशबाजी से स्वागत किया। फिर उनकी आरती उतारी गई। वहां मौजूद लोग राम भजन में झूमे। लोगों की खुशी देखकर साध्वी ऋतंभरा भी खुद को रोक नहीं पाई। वो जमकर नाची और जय श्री राम के नारे लगाए। राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रही साध्वी ऋतंभरा की आंखों से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आंसू छलक गए थे। वो भावुक हो गई थी क्योंकि उनकी आंखों के सामने राम मंदिर बनने का सपना सच हो गया था और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो गए थे। इधर अयोध्या में रामलला के सामने ढोल बजाकर शानदार प्रदर्शन किया गया। वहां राम की भक्ति में लीन महाराष्ट्र के ढोल बजाने वाले एक ग्रुप ने ढोल बजाया। इसके साथ ही भगवा झंडा भी लहराया गया और ढोल की थाप पर अयोध्या गूंज उठी। इसके साथ ही शंख की आवाज भी सुनाई दी। वहां ढोल और नगाड़े बजाकर भक्तों ने रामलला के लिए अपनी खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र के पारंपरिक ढोल बजाने वाला यह ग्रुप अयोध्या पहुंचा और राम मंदिर परिसर में नाचते गाते हुए इसने जश्न मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद इस ग्रुप के लोग पीले कपड़े पहने नजर आए। वहां उन्होंने ढोल, नगाड़े और शंख बजाकर रामलला के लिए अपनी आस्था प्रकट की। इसके साथ ही इन्होंने हाथों में भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। 22 जनवरी को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में इन्होंने उत्सव मनाया। इस ग्रुप के लोग हनुमानगढ़ी के सामने भी भगवा झंडा लेकर परंपरागत तरीके से झूमते दिखाई दिए। वहां ढोल और नगाड़ों के अलावा दूसरे वाद्य यंत्र भी बजाए गए और जश्न के साथ रामलला के लिए भेंट पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। वहां मुंबई से 80 किलो की एक तलवार लेकर राम भक्त अयोध्या पहुंच गए। ये तलवार उन्होंने रामलला को भेंट की। बताया गया कि इस तलवार की लंबाई 7 फीट 3 इंच है, जिसे बनाने में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया और इसे खूबसूरत बनाने के लिए तलवार पर सोने की परत चढ़ाई गई। तलवार के हैंडल में बनी शंख की आकृति ने इसे बेहद खास बना दिया। इसके साथ ही इसमें विष्णु के 10 अवतारों की भी झलक दिखी। तलवार के हैंडल में विष्णु और लक्ष्मी के साथ गदा और कमल के फूल के चित्रों को बारीकी से उकेरा गया। इसका ऊपरी हिस्सा स्टील से बनाया गया और हैंडल बनाने के लिए पीतल का इस्तेमाल किया गया और हैंडल के ऊपर ही सोने की परत लगाई गई, जिससे वो और भी चमकदार दिखने लगा। सियावर रामचंद्र की जय। 80 किलो की इस तलवार को लेकर 6 लोग मुंबई से अयोध्या पहुंचे। इनमें एक बच्चा भी शामिल हुआ। ये लोग महाराष्ट्र के परंपरागत परिधान पहने नजर आए। जो खड्ग बनाया हुआ है ये विष्णु नारायण भगवान जो है उनको समर्पित करके बनाया हुआ है। रामलला को भेंट की गई इस तलवार को इन राम भक्तों ने नंदक खड़क नाम दिया। उधर रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज जब बेंगलुरु पहुंचे तो उनके स्वागत में भीड़ उमड़ पड़ी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लोग घंटों से उनके इंतजार में खड़े हुए थे और फिर जैसे ही अरुण योगीराज बाहर आए, पूरा एयरपोर्ट जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जब वो आगे बढ़े तो कोई उन्हें माला पहनाता दिखा तो किसी ने उनके सिर पर पगड़ी पहनाई।
इस दौरान कुछ लोगों ने उनके गले में राम नाम का पट्टा पहनाते हुए उनका सम्मान किया। वहां उनके स्वागत के लिए इतने लोग इकट्ठा हो गए कि उनका एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। भीड़ से निकलते हाथ उन्हें माला और भगवा रंग की शॉल सौंपते गए। इसका असर ये हुआ कि वो फूलों से लद गए। उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। इसके लिए सैकड़ों लोग बेंगलुरु एयरपोर्ट पर घंटों से खड़े हुए थे। वहां मौजूद भीड़ को देखते हुए पुलिस के कई जवान पहले ही तैनात कर दिए गए थे, लेकिन लोग इतने थे कि अरुण योगीराज को वहां से निकालने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। हालांकि पुलिस वालों ने किसी तरह एक घेरा बनाकर अरुण योगीराज और उनके परिवार के लोगों को वहां से गाड़ी तक पहुंचाया, जहां से वो अपने घर के लिए रवाना हो गए। इधर हैदराबाद में लाखों के नकली नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। हैदराबाद में पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो पूर्वी मेदिनीपुर में 29 जनवरी को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन्स के जवाब में जांच एजेंसी को एक चिट्ठी भेजी। हालांकि इसकी जानकारी नहीं मिल सकी कि इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा। इससे पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच किसी एक दिन तय करने के लिए कहा था। पिछली बार जांच एजेंसी ने उनके घर में पूछताछ की थी, लेकिन इस बार उन्हें ईडी के दफ्तर में आने का निर्देश दिया गया था। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। जगदीश शेट्टार करीब 7 महीने पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे। वो टिकट कटने से नाराज होकर कांग्रेस में गए थे, लेकिन कुछ ही महीने बाद वो बीजेपी में लौट आए। और जगदीश शेट्टार के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर उनकी बीजेपी में वापसी की खुशी मनाई। कर्नाटक के हुबली में जुटे शेट्टार समर्थकों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और फिर जगदीश शेट्टार के समर्थन में नारे लगाए। जगदीश शेट्टार करीब 7 महीने बाद दोबारा बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बीएस येडियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। जगदीश शेट्टार ने पिछले साल कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के हुबली की धारवाड़ सेंट्रल सीट से उन्हें टिकट दिया था, लेकिन जगदीश शेट्टार चुनाव हार गए थे। और हार के कुछ ही महीने बाद जगदीश शेट्टार बीजेपी में लौट आए। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामಯ್ಯ ने वो वक्त याद दिलाया जब कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को टिकट दिया था। तो कांग्रेस पक्षದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಮಾನನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ। हालांकि जगदीश शेट्टार ने तर्क दिया कि उन्होंने ये फैसला बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग पर लिया। Everybody asking you come back to the BJP। जगदीश शेट्टार कर्नाटक में लिंगायत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। उधर हैदराबाद में एक सड़क हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और घटना उस वक्त हुई जब वो मोटरसाइकिल सवार एक चौराहे के पास से गुजर रहा था। तभी उसके पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे भयानक टक्कर मार दी। इस घटना की जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें वो मोटरसाइकिल सवार एक चौराहे से गुजरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तभी वहां एक तेज रफ्तार कार आई और उसने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में 7 साल के बच्चे की पानी में डुबोकर हत्या करने के आरोपों से उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। यह खौफनाक घटना एक रोज पहले हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में घर वालों ने दावा किया कि गंगा में नहलाने से पहले ही उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि आरोप है कि उस बच्चे के मां बाप ने अपनी एक रिश्तेदार के साथ मिलकर पानी में डुबोकर उसकी हत्या की। बाद में इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो को देखकर लोगों का कलेजा कांप गया, क्योंकि हरिद्वार के हर की पैड़ी से आए 75 सेकंड के इस वीडियो में लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में सोच कर भी लोग दहल जाएं। इस वीडियो में 3 लोग घुटने तक पानी में खड़े दिखाई दिए। इनमें लाल साड़ी पहनी एक महिला आगे की तरफ झुकी रही। बताया गया कि उसने पानी के अंदर एक बच्चे को डुबो रखा था। ठीक उसके बगल में उस बच्चे के माँ बाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। लाल साड़ी में ये महिला बच्चे की मौसी बताई गई और इसका नाम सुधा बताया गया। आरोप है कि सुधा ने बच्चे को काफी देर तक पानी के अंदर डुबोए रखा, जिससे उसकी मौत हो गई। उस दौरान घाट पर मौजूद कुछ लोग इस पूरी घटना को देखते रहे। उनमें एक आदमी से जब नहीं रहा गया तो वो नीचे उतर आया
वो पानी में हाथ डालकर बच्चे को निकालने लगा। उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। बाद में लोगों ने बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। इससे नाराज होकर सुधा ने एक आदमी पर थप्पड़ चला दिया। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब आरोपियों ने दावा किया कि गंगा में स्नान कराने से पहले ही उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी। लेकिन हरिद्वार के हर की पैड़ी पर हुई इस घटना का पता चलते ही वहां कोहराम मच गया। लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे कोई अपने कलेजे के टुकड़े को पानी में डुबोकर मार सकता है। घाट पर मौजूद लोगों ने बच्चे को पानी से तो निकाल लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दावा किया गया कि सुधा ने करीब 5 मिनट तक बच्चे को पानी के अंदर डुबोकर रखा था और आरोप है कि उसी वजह से बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद तो हर की पैड़ी पर जैसे हाहाकार मच गया। लेकिन वहां से आई एक दूसरे वीडियो ने लोगों में खौफ भर दिया, क्योंकि उस वीडियो में सुधा नाम की वो महिला बच्चे के शव के पास बैठी दिखी। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि वो हंस रही थी। हंसी भी ऐसी जिसे देखकर लोग सिहर जाएं। उसके हाव भाव बेहद डरावने लगे। वो बार बार अपने हाथ को किसी तांत्रिक की तरह आगे पीछे कर रही थी। यही नहीं, वो वहां खड़े लोगों के सामने ये भी दावा करने लगी कि थोड़ी देर में ही जमीन पर पड़ा वो बच्चा जिंदा हो जाए। काफी देर तक सुधा वहां ये हरकत करती रही। इस दौरान लोगों की भीड़ ने उसे घेरे रखा, लेकिन इसके बाद भी वो डरी नहीं, बल्कि सुधा लोगों को ये बताती रही कि वो अपने काले जादू से बच्चे को जिंदा कर देगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बाद में बच्चे को लोगों ने पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद तो घाट पर मौजूद लोगों का गुस्सा बच्चे के माँ बाप और उसकी मौसी सुधा पर फूट पड़ा और लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बच्चे की मौत होने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में तमतमाई भीड़ ने बच्चे के घर वालों पर हमला बोल दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें हर की पैड़ी पर कई लोग बच्चे के माँ बाप और उसकी मौसी से मारपीट करते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे लोगों की भीड़ उनकी जान ही ले लेगी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वाले किसी तरह उन्हें बचाकर थाने ले गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मां का नाम शांति और पिता का नाम राजकुमार सैनी है और ये लोग दिल्ली के सोनिया विहार इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में घर वालों ने दावा किया कि 7 साल के उनके बच्चे को ब्लड कैंसर था और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन उनका दावा है कि डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज से हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब बच्चे की बचने की उम्मीद बेहद कम थी और इसी वजह से वो अपने बच्चे को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। पुलिस के मुताबिक बच्चे का परिवार चमत्कार की आस में हरिद्वार पहुंचा था। पूछताछ में बच्चे के घर वालों ने दावा किया कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि गंगा में नहाने से उनका बच्चा ठीक हो जाएगा और इसीलिए बच्चे के पिता राजकुमार सैनी, मां शांति और मौसी सुधा टैक्सी से सुबह करीब 9 बजे दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि जब सभी लोग बच्चे को लेकर उसकी गाड़ी में बैठे तभी से वो बच्चा बीमार लग रहा था। उसे कंबल में लपेटा गया था। हरिद्वार आते आते उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि डॉक्टरों के जवाब देने के बाद घर वालों को केवल चमत्कार की उम्मीद थी, इसीलिए वो लोग बच्चे को लेकर हरिद्वार आए। बच्चे के घर वालों का यह भी दावा है कि हरिद्वार पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद थी कि गंगा में स्नान कराने से उनका बेटा जिंदा हो जाएगा। चमत्कार की आस में सुधा ने बच्चे को पानी में डुबोकर रखा। हालांकि पुलिस को उनकी इन बातों पर यकीन नहीं है, इसीलिए पुलिस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट खंगालने में जुटी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चे को क्या बीमारी थी। क्योंकि पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चे को जानबूझकर डुबोकर मार दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल के उस बच्चे की मौत बीमारी की वजह से ही हुई। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई कि बच्चे की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि बच्चे की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। हत्या का आरोप बच्चे के माँ बाप के साथ उसकी मौसी पर लगा, लेकिन इस घटना के एक दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि बच्चे की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि बीमारी से हुई। घर वालों का दावा है कि बच्चे को ब्लड कैंसर की बीमारी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्चे की मौत की वजह खून की कमी बताई गई। बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि बच्चे की मौत खून की कमी की वजह से हुआ था, न कि डूबने की वजह से। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ ही पुलिस इस मामले में तंत्र मंत्र का एंगल भी खंगाल रही, क्योंकि हर की पैड़ी पर बच्चे की मौत के बाद सुधा उसे जिंदा करने का दावा कर रही थी। इसीलिए ये शक जताया जा रहा है कि सुधा बच्चे के शव पर काला जादू करने में जुटी थी।
उधर हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान एक लड़की के साथ पुलिस की दरिंदगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया ये घटना बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के एक प्रदर्शन के दौरान हुई। प्रदर्शन कर रहे लोग वहां हाई कोर्ट भवन बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की जमीन देने के फैसले का विरोध कर रहे थे और आरोप है कि इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एक लड़की के साथ बेरहमी की। इस घटना के वायरल हुए वीडियो में पहले वो लड़की पुलिस वालों के सामने खड़ी दिखाई दी, लेकिन तभी वहां स्कूटर पर सवार 2 महिला पुलिस कर्मियों ने उसे दौड़ा दिया। इस दौरान उस लड़की ने जब भागने की कोशिश की तो स्कूटर पर बैठी पुलिसकर्मी ने उसके बाल पकड़ लिए और स्कूटर चला रही दूसरी पुलिसकर्मी ने उस स्कूटर को रोका तक नहीं। ऐसा होते ही वो लड़की मुंह के बल सीधे उसी स्कूटर के पहिए के पास जा गिरी, क्योंकि स्कूटर पर पीछे बैठी पुलिसकर्मी ने उसके बालों को ताकत से पकड़ा था और जब वो आगे बढ़ी तो लड़की उसके साथ खिंचती चली गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और इस पर तेलंगाना सरकार के खिलाफ वहां की विपक्षी पार्टी बीआरएस हमलावर हो गई। इसके अलावा वहां की सरकार और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया। और इस बीच तेलंगाना सरकार के एक अधिकारी के ठिकानों पर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा तो वहां से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। एसीबी ने शिवा बालकृष्ण नाम के जिस अधिकारी के ठिकाने पर रेड की वो तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं। जानकारी के मुताबिक वो लंबे वक्त से एसीबी के निशाने पर थे और जब वो एसीबी के हत्थे चढ़े तो पूरे देश में सनसनी मच गई, क्योंकि उनके ठिकानों से कोई 10-20 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की गई। इसमें कैश, महंगे मोबाइल, बेशकीमती घड़ियां और सोने का सामान भी शामिल था। इस कार्रवाई के दौरान का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर तो सबके होश। हैदराबाद में एक सड़क हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। घटना उस वक्त हुई जब वो मोटरसाइकिल सवार एक चौराहे के पास से गुजर रहा था। तभी उसके पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे भयानक टक्कर मार दी। इस घटना की जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई उनमें वो मोटरसाइकिल सवार एक चौराहे से गुजरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तभी वहां एक तेज रफ्तार कार आई और उसने उसे जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन उस ड्राइवर ने अपनी कार नहीं रोकी बल्कि उस मोटरसाइकिल सवार को रौंदते हुए तेज रफ्तार में वहां से भाग निकला। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने शव को पुलिस स्टेशन के सामने रखकर प्रदर्शन किया और वहां से गुजरने वाली सड़क को भी जाम कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के सागर में आरोपियों का जुलूस निकाला गया। आरोप लगा कि पुरानी रंजिश की वजह से 3 लोगों ने उस आदमी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था और इसीलिए कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन 3 आरोपियों का जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों के हाथों में हथकड़ी लगाई गई और उन्हें भीड़ वाले इलाकों में घुमाया गया। इसके साथ ही किसी भी तरह के अपराध में शामिल न होने के लिए उन्हें शपथ भी दिलवाई गई। वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के सामने ही तीनों आरोपी अपराध न करने की कसम लेते नजर आए। इस बीच पुलिसकर्मी उन्हें धमकाते भी दिखाई दिए और पुलिस ने ऐसा करके जेल से फरार दूसरे अपराधियों को साफ तौर से संदेश दे दिया और ये बता दिया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही आम लोगों को भी भरोसा दिया गया कि पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है। बताया गया कि कुछ दिनों पहले ही उस आदमी पर हमला करके ये तीनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें गिरफ्तार कर वारदात वाली जगह पर ले गई। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों और उस आदमी के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक ट्रेन का इंजन आग की चपेट में आ गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। इस हादसे की वजह से ट्रेन में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने आग को बुझा दिया। ये ट्रेन बारामूला से बनिहाल जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू को 100 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया। 100 ई बस आज जम्मू के लोगों के लिए इसका लोकार्पण हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहां एक बस के पलटने से एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि उस बस में ओडिशा से आए लोग सवार थे। इधर 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। बताया गया कि सेना को निशाना बनाने के लिए वहां बम लगाए गए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने उन बमों का पता लगा लिया और ब्लास्ट कर उसे नष्ट कर दिया गया। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। बताया गया कि पुलवामा के बदीबाग पाहू इलाके में झाड़ियों के बीच संदिग्ध सामान रखा गया था, लेकिन कड़ी निगरानी की वजह से वहां सेना के जवानों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी की गई
और इस दौरान सेना का बम निरोधक दस्ता वहां पहुंच गया और जब झाड़ियों के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वो संदिग्ध सामान एक बम निकला। तभी बम निरोधक दस्ते ने इसे नष्ट कर दिया। आशंका जताई गई कि सेना पर हमला करने के लिए आतंकियों ने सड़क किनारे छिपाकर ये बम लगाए थे, लेकिन सेना के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। इसके बाद पुलवामा के दूसरे इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर तकनीकी खराबी होने के बाद तुर्की की फौज के एक विमान ने सनसनी मचा दी। वो विमान इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इतना नीचे उड़ने लगा कि सड़कों पर चलने वाले लोगों की धड़कनें रुक गईं। क्योंकि उस विमान को देखकर ऐसा लगा मानो कभी भी किसी गाड़ी से टकरा सकता है। वहां के खाईसिरे शहर की सड़कों पर चलने वाले लोगों में खलबली मच गई और लोग हैरत से उस विमान को देखने लगे, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से वो विमान सड़क किनारे लगी लाइटों से भी नीचे उड़ने लगा और अगर वो सड़क के बीचों बीच नहीं होता तो वो उन लाइटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता। इसलिए हर सेकंड ये डर सता रहा था कि विमान किसी गाड़ी या लाइट से टकरा न जाए। एक सड़क से दूसरी सड़क वो विमान इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लगातार जगह ढूंढता रहा, लेकिन उसे लैंडिंग के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। ऐसे में वो काफी देर तक वहीं घूमता रहा। विमान को जमीन के इतने करीब उड़ते देख लोगों की सांसें थम गईं और पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हालांकि काफी देर तक जगह तलाशने के बाद आखिरकार तुर्की की फौज के उस विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली, लेकिन जब तक उस विमान की लैंडिंग नहीं हुई लोगों की धड़कनें रुकी रहीं। वहां से आई एक तस्वीर में वो विमान एक स्टेडियम के ऊपर उड़ता दिखाई दिया। वो इतना नीचे उड़ रहा था कि अगर वहां खिलाड़ी मैच खेल रहे होते तो उन्हें अपना सिर बचाना पड़ जाता, क्योंकि उन तस्वीरों में वो खिलाड़ियों के बैठने वाली जगह यानी डगआउट के एकदम पास से उड़ता नजर आया। तुर्की की सेना ने उस विमान से गोपनीय जानकारियां जुड़ी होने का हवाला देकर उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि उस विमान ने सही जगह ढूंढकर लैंडिंग कर ली। साथ ही उसके पायलट समेत बाकी लोग भी पूरी तरह सुरक्षित बताए गए। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घना कोहरा 12 लोगों की मौत की वजह बन गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ऑटो और एक कंटेनर की आमने सामने की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि घने कोहरे की वजह से यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 12 लोग उनकी कैजुअल्टी हुई, उनको हमने पीएम के लिए भेजा है। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सांड के हमले से एक आदमी की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो आदमी एक सुनसान सड़क पर चल रहा था, तभी उस सांड ने हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रोड शो किया। दोनों नेताओं का यह रोड शो जयपुर में जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक चला। रोड शो के दौरान इन दोनों दिग्गज नेताओं को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और ऐसा लगा मानो पूरा जयपुर ही प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों के स्वागत में उमड़ पड़ा हो। सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतार नजर आई। भीड़ में मौजूद लोग दोनों दिग्गज नेताओं की एक झलक पाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान खुली गाड़ी पर सवार नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। रोड शो के दौरान जयपुर के लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस नजारे को रिकॉर्ड करते दिखे, क्योंकि जयपुर में पहली बार इस तरह से किसी देश के राष्ट्रपति ने रोड शो में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों का काफिला रोड शो में जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोगों का जोश भी बढ़ता जा रहा था। रोड शो के दौरान लोग प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पर फूलों की बारिश करते दिखे। एक ही गाड़ी पर सवार दुनिया के 2 ताकतवर नेता रोड शो के दौरान लगातार एक दूसरे से बातचीत करते दिखाई दिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इमैनुअल मैक्रों को जयपुर की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी देते दिखाई दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन उससे पहले वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जयपुर में रोड शो करने पहुंच गए और वहां हुए स्वागत से बेहद खुश दिखाई दिए। रोड शो के दौरान जंतर मंतर से निकला प्रधानमंत्री का काफिला जयपुर के हवा महल पहुंचा। हवा महल के सामने खड़े होकर दोनों नेता इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में बातचीत करते दिखे। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति काफी देर तक रोशनी में जगमगा रहे हवा महल को निहारते रहे। इसके बाद मोदी और मैक्रों की जोड़ी खरीदारी के लिए हवा महल के पास की एक दुकान में पहुंच गई। वहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रों को राम मंदिर के मॉडल को दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को किसी गाइड की तरह एक एक चीज की बारीकी से जानकारी देते नजर आए। खरीदारी के दौरान मैक्रों की नजर उसी दुकान में लगे भीम यूपीआई के QR कोड की तरफ गई। डिजिटल पेमेंट में दुनिया भर में डंका बजाने वाले भारत के भीम यूपीआई के बारे में मैक्रों ने प्रधानमंत्री से जानकारी ली। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भीम यूपीआई से पेमेंट करके फ्रांस के राष्ट्रपति को राम मंदिर का छोटा मॉडल तोहफे में दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का मॉडल गिफ्ट करने के साथ ही अयोध्या में बने भव्य मंदिर के बारे में मैक्रों को जानकारी दी। और इसके बाद इमैनुअल मैक्रों ने अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन करने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री से मिले शानदार तोहफे को इमैनुअल मैक्रों बार बार निहारते दिखे। राम मंदिर का मॉडल है, ये मैक्रो को गिफ्ट किया प्रधानमंत्री ने, खुद खरीदा यूपीआई से पेमेंट करके। दुकानदार ने बताया कि इमैनुअल मैक्रों को उनकी दुकान में रखा राम मंदिर का मॉडल पहली ही नजर में पसंद आ गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए यूपीआई करके उसे खरीदा और मैक्रों को गिफ्ट कर दिया। ये जो हमारा भीम ऐप है, यूपीआई से पेमेंट, यूपीआई भीम ऐप, इसके जरिए पेमेंट, इसके जरिए वो अपने खुद के मोबाइल से पेमेंट करके गए हैं। हवा महल के पास खरीदारी के लिए पहुंचे दोनों दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर के मॉडल के अलावा कई दूसरी चीजें भी देखी। दुनिया के 2 ताकतवर नेताओं को अपनी दुकान का ग्राहक बनाकर उस दुकान का मालिक भी गदगद नजर आया। लेकिन रोड शो और हवा महल के पास खरीदारी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर के जंतर मंतर भी पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पिंक सिटी की खूबसूरती और स्वागत देखकर फ्रांस के राष्ट्रपति गदगद नजर आए, क्योंकि जंतर मंतर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाकर वेलकम किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब की बॉन्डिंग नजर आई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जंतर मंतर का कोना कोना घूमा। इमैनुअल मैक्रों जंतर मंतर घूमते हुए खगोल विज्ञान के इस अद्भुत केंद्र के बारे में जानकारी लेते दिखे। जंतर मंतर को 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। 2010 में इसे विश्व विरासत का दर्जा मिला था। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने वहां से कई अवैध हथियार भी जब्त किए। अवैध असलाह फैक्ट्री का जो भंडाफोड़ हुआ है। गुजरात के नवसारी में एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। उस फैक्ट्री में फोम बनाई जाती थी, जिसकी वजह से आग इतनी ज्यादा भड़क गई। दिल्ली के पंचशील इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहां तेज रफ्तार से चल रही खुदाई करने वाली मशीन ने एक आदमी को रौंद दिया। इस हादसे में उस आदमी की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर इजरायल की सेना पर गाजा में राहत सामग्री लेने पहुंचे लोगों पर गोलीबारी करने का आरोप लगा। उत्तरी गाजा के लोग जब राहत सामग्री लेने पहुंचे तो वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनते ही लोग भागने लगे। आरोप है कि इजरायल की सेना ने राहत सामग्री लेने आए उत्तरी गाजा के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और हाथों में राहत सामग्री के पैकेट लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। इस दौरान वहां लगातार गोलियों की आवाज आती रही। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें लोग जान बचाने के लिए यहां से वहां भागते दिखाई दिए। भागकर आगे निकलने की होड़ में लोग एक दूसरे को धक्का मारते दिखे। इसकी वजह से कई लोग जमीन पर गिर गए, लेकिन इसके बावजूद कोई रुका नहीं, क्योंकि सबको अपनी जान का डर सता रहा था। उत्तरी गाजा के लोग खाने पीने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भेजी जा रही राहत सामग्री पर ही निर्भर हैं। लेकिन आरोप है कि इजरायल की सेना नहीं चाहती कि वो भी गाजा के लोगों के हाथ लगे और इसीलिए उन्होंने राहत सामग्री लेने आए लोगों पर गोलियां चला दी। उधर हैदराबाद में शुरू हुए भारत और इंग्लैंड के पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम का दबदबा बना रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम भारत के स्पिन गेंदबाजों के सामने सरेंडर करती दिखी और सिर्फ 246 रनों पर ढेर हो गई। बेन स्टोक्स के अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया। रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और अक्षर पटेल की तिकड़ी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने 3-3 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। इंग्लैंड की पारी के 65वें ओवर में बुमराह की गेंद पर बेन स्टोक्स बोल्ड हो गए और इंग्लैंड की पारी खत्म हो गई। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने भी शानदार शुरुआत की। 80 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा, जब कप्तान रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हुए। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए। और इस मैच के पहले ही दिन आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पहले दिन 3-3 विकेट लिए। इसके साथ ही ये जोड़ी टेस्ट मैचों में भारत की सबसे सफल गेंदबाजों की जोड़ी बन गई। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा मिलकर टेस्ट में 505 विकेट ले चुके हैं। इससे पहले भारत की सबसे सफल जोड़ी अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की थी। उन दोनों ने टेस्ट मैचों में मिलकर 501 विकेट लिए थे। बल्लेबाज विराट कोहली को 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी ने वनडे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा।
कोहली ने चौथी बार यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पिछले साल कुल 27 वनडे मैचों में 6 शतकों के साथ 1377 रन बनाए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट के नाम हो गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच टेस्ट मैचों में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 2535 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के हमले में रूस की एक तेल रिफाइनरी तहस-नहस हो गई। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने उस रिफाइनरी पर एक साथ कई आत्मघाती ड्रोन गिरा दिए और इसकी वजह से रूस की वो तेल रिफाइनरी भीषण आग की चपेट में आ गई। तस्वीरों में उस रिफाइनरी के ऊपर धुएं के गुबार के साथ साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें भी उठती दिखी। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की फौज रूस की इस रिफाइनरी को पहले भी कई बार निशाना बना चुकी है, लेकिन दावा किया गया कि इस बार वहां एक साथ कई आत्मघाती ड्रोन छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से उस तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई। ये ऑयल रिफाइनरी रूस के कृष्णदार प्रांत में मौजूद है, जो काला सागर के करीब है। क्राइमिया से भी इसकी दूरी ज्यादा नहीं। ज़ेलेंस्की लंबे अरसे से क्राइमिया को पुतिन से छीन लेने की चेतावनी देते आए हैं। दावा किया गया कि इसीलिए यूक्रेन की सेना वहां लगातार अपने ड्रोन भेजती आई है। उधर सऊदी अरब में पहली बार शराब की दुकान खुलने वाली है। सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खोलने की तैयारी है। खबर है कि राजधानी रियाद में खुलने जा रही इस दुकान में सिर्फ गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिकों को ही शराब बेची जाएगी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सौर मिशन आदित्य L1 से जुड़े एक उपकरण को L1 पॉइंट पर एक्टिव करने में सफलता हासिल कर ली। इसरो के मुताबिक इस उपकरण के जरिए सूर्य समेत दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। L1 यानी लैग्रेंज 1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। मुनाफा वसूली की वजह से भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग, मेटल और इंफ्रा इंडेक्स में रही। इसके अलावा आईटी, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों पर भी दबाव रहा। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 360 अंक गिरकर 70,701 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 101 अंकों की गिरावट के साथ 21,353 के स्तर पर पहुंच गया। इधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक महिला ने धारदार हथियार से एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया और इस वारदात का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि वो महिला उस बच्ची पर धारदार हथियार से हमले करती नजर आई। वीडियो में वो एक या दो बार नहीं बल्कि उसकी गर्दन पर कई बार वार करती दिखी। इस दौरान वो बच्ची खुद को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उस महिला ने बच्ची का दाहिना हाथ पकड़ रखा था, इसलिए वो चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। उसने पहले 3 बार लगातार उसकी गर्दन पर वार किया, फिर वो रुक गई और बच्ची को कुछ कहती नजर आई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने फिर बच्ची की गर्दन पर हमला कर दिया और रोती बिलखती हुई वो बच्ची अपना हाथ खींचती नजर आई। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस महिला ने बाल खींचकर उसे जमीन पर पटक दिया और इसके बाद भी वो नहीं रुकी। इस बीच उसने अपने दोनों हाथों से बच्ची के बाल पकड़कर उसे झकझोर दिया। इसके बाद किसी तरह वो बच्ची उठी और वहां से अंदर की तरफ चली गई। मुकदमा पंजीकृत करते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने उस बच्ची को गोद लिया था और आरोप लगा कि वो रोजाना बच्ची के साथ मारपीट करती थी। उधर मुंबई में एक इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमों को बुलाना पड़ा। इसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने उस इमारत में फंसे कई लोगों को बाहर निकाला और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए वायुसेना ने रिहर्सल की। इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में कुल 54 विमान शामिल होंगे जो कई तरह के करतब दिखाएंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि 6 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। खबर है कि संसद घुसपैठ मामले को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य पथ पर लोगों के जूतों की भी बारीकी से जांच की जाएगी। के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। उधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हत्या के एक आरोपी के अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढा दिया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या की यह वारदात 4 रोज पहले हुई थी। इसमें हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उस हत्या के मास्टरमाइंड माने जा रहे आरोपी अयाज खान की अवैध दुकान पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान वहां पुलिस की एक बड़ी टीम सुरक्षा में तैनात रही, जबकि आरोपी के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। आसपास के मकानों की छतों पर भी काफी लोग खड़े होकर इस कार्रवाई को देखते नजर आए। हमदर यादव को युवकों ने मिलकर गला रेत के
हत्या कर दी थी। 4 रोज पहले हुई इस वारदात के अगले ही दिन पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी अयाज खान की अवैध दुकान गिराने के बाद पुलिस दूसरे आरोपियों के अवैध निर्माण की जांच करने में जुट गई ताकि उन्हें भी ध्वस्त किया जा सके। उनको लगता है ये सोना चांदी और ये सोना अच्छा। उनको लगता है ये चांदी और ये सोना अच्छा। मैं समझता हूं कि एहसास का होना अच्छा। 100 बात की एक बात कही चिराग ने, जिसके खो जाने से रिश्ते की उम्र बढ़ जाए, जितनी जल्दी हो उस अभिमान का खोना अच्छा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।